सबसे पहले मैं रुक करना चाहूंगी राव साहब आप ही का, ये क्या हो रहा है? कौन है ये लोग जो दिल्ली से लेकर कश्मीर तक आतंकी साजिश के तहत माहौल को बिगाड़ने की, खराब करने की साजिश रच रहे हैं? जी मैम नमस्कार। और ये जो कल का इंसिडेंट है, ये वास्तव में ही कोई न कोई साजिश है, और इसका माहौल हमारा फेस्टिविटी सीजन से पहले माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। और मैं समझता हूँ दिल्ली पुलिस की जो इंटेलिजेंस है और स्पेशल सेल जो असिस्ट करेगी, अब एनआईए के पास इन्वेस्टिगेशन है, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के पास, और वो जल्दी इसका पता लगा लेंगे। अभी तक के सस्पेक्टेड की लोगों की फोटो भी इनको मिल गई है, और उसके सीडीआर लोकेशंस और सीसीटीवी और ज्यादा खंगाले जा रहे हैं, और ये पता लगाया जा रहा है कि क्या कौन सा मटेरियल इसमें यूज हुआ था। मोस्ट लाइकली एक क्रूड बम था, और बहुत हैवी मात्रा में इसका एक्सप्लोसिव इसमें यूज हुआ है। इसकी आवाज से और इसकी इस प्रकार से धुआं से, और जिस प्रकार से इसका इम्पैक्ट हुआ है कि आसपास के शीशे टूट गए हैं, और कारों के और दुकानों के, तो इससे बहुत ही जबरदस्त ये ब्लास्ट था, और इसका पता लगाने की कोशिश की जा रही है। जल्द ही इसमें मैं समझता हूँ वर्कआउट हो जाएगा, नो डाउट, यहाँ से पता और लगाने की कश्मीर कोशिश तक। तो चल रही है सर, एनआईए की टीम जांच पड़ताल में भी जुटी हुई है। लेकिन देखिए दोनों ही मामलों में, दिल्ली में जो धमाका हुआ, कश्मीर में जो आतंकी हमला हुआ, दोनों में ही पाकिस्तान का कनेक्शन सामने आ रहा है। दिल्ली में जहां टेलीग्राम से जानकारी मांगी गई है दिल्ली पुलिस की तरफ से कि पाकिस्तान में इसको लेकर जो वायरल पोस्ट हुआ था उसके बारे में जरा डिटेलिंग दीजिए। इसके अलावा कश्मीर के अंदर तो टीआरएफ ने, इस संगठन ने खुद ही सामने आकर जिम्मेदारी ले ली है, यानी कि दोनों ही मामलों में पाकिस्तान के साथ कनेक्शन जुड़ता हुआ। डेफिनेटली पाकिस्तान का तो कनेक्शन है ही है, कभी से भी, आज से थोड़ी है। पाकिस्तान तो कई सालों से हमारे पीछे लगा हुआ है, और खासतौर से जो त्योहारों का सीजन होता है तब ज्यादा ये गड़बड़ करते हैं। और मैं समझता हूँ वो जो कनेक्शन है उसको फिक्स कर दिया जाएगा, और आगे जल्दी ही इस पे कार्रवाई करके और इन अपराधियों को पता लग के और ज्यादा एक्सपोजर हो जाएगा कि हाँ ये कब आए थे, क्यों आए थे, क्या मकसद था उनका, और ये ऐसी जगह पे लगाने का मकसद क्या है। मोस्ट लाइकली सीआरपीएफ से बहुत ज्यादा खपा है, क्योंकि सीआरपीएफ कार्रवाई कर रही है, इसलिए उन्होंने सीआरपीएफ स्कूल के पास एक प्रकार से जिस तरह से आतंक पर लगाम लगाई जा रही थी, क्या उससे आतंकी बौखला गए हैं? नई सरकार के गठन के बाद, जम्मू कश्मीर के अंदर इतने शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न होने के बाद, नई सरकार के गठन के बाद, क्या इससे आतंकी बौखला गए हैं? क्या लगता है आपको मोहम्मद अली शाह साहब? जी देखिए, बात ऐसी है कि जो उग्रवादी हैं, जो आतंकवादी हैं, जो दहशतगर्दी हैं, कश्मीर में से कोई शक की बात ही नहीं है कि ये लोग, इनको पाकिस्तान बढ़ावा देता है, वो ट्रेन करता है, वो रुपया पैसे देता है, वो पूरा सपोर्ट फंडिंग करता है। अब यही उग्रवादी जम्मू कश्मीर की घाटी में, कश्मीर के साइड में इनके नापाक मंसूबे कामयाब नहीं हो रहे थे, तो इन्होंने अपना फोकस बदला। ये पहुंचे किधर को, जम्मू की तरफ को, रियासी, रजौरी, उस तरीके को इन्होंने फोकस बदला। वहां पर भी हमारे ट्रूप तैनात हो गए, अलर्ट हो गई बिल्कुल। तो अब बहुत टाइम के बाद कश्मीर घाटी के अंदर, वैली के अंदर, कश्मीर के अंदर ऐसा हमला हो रहा है। दरअसल बात यह है कि अगस्त 2019 के बाद जब धारा 370 या 35 अल्फा हटाई गई थी, तो रातों रात तो उग्रवाद बदलता नहीं है, खत्म नहीं होगा, वक्त लगेगा, टाइम लगेगा। तो वही हुआ यहाँ पे। हमने पिछले साल G20 का समिट देखा, वो भी कश्मीर के अंदर। कोई सपने में भी तस्वीर भी नहीं कर सकता था कि भाई ऐसा, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि कश्मीर के अंदर इतने बड़े पैमाने पे ग्लोबल लीडर आएंगे, डिप्लोमैट्स आएंगे, इतना बड़ा इवेंट वहां पर होएगा अंतरराष्ट्रीय स्तर पे। तो इनको अंदर से बहुत फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा है कि अरे हमारे नापाक मंसूबे कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। तो ये वो नरेटिव बदलने के लिए इस तरीके से टाइम टू टाइम अपना ये कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमें जो आपके माध्यम के जरिए से, आपके चैनल जनता जनता टीवी के जरिए से, सरहद के उस पार या इधर कोई हमें सुनना होगा, तो वो कान खोल के सुन ले और खूब जान ले। हिंदुस्तान की सेना, जो मैं बोलूंगा हिंदुस्तान की सेना यानी कि सुरक्षा बल यानी कि सिक्योरिटी एजेंसीज, यानी कि जैसे कि आर्मी, मिलिट्री, पुलिस, पैरामिलिट्री, वो बख्शेगी नहीं। ठीक है। वो एक एक को चून चून कर ढूंढ निकालेगी, और बहुत बुरी तरीके से
जो इनको सपोर्ट लेकिन करते हैं, चुन चुनकर टारगेट पर ये आतंकी भी ले रहे हैं गैर कश्मीरियों को, क्योंकि देखिए कश्मीर के अंदर जो आतंकी हमला हुआ उसमें से जो 7 लोग मारे गए उनमें से 5 गैर कश्मीरी थे। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि गैर कश्मीरी मजदूरों को टारगेट पर लेने की वजह क्या शाह साहब? देखिए, ये क्योंकि एक नैरेटिव बनाने की कोशिश के अंदर है कि नॉट ऑल इज वेल इन कश्मीर, तो ये चुन चुन के ये टारगेटिंग किलिंग हो रही है वहां पर। ये देख रहे हैं कि भाई कौन कश्मीर के नहीं है, कौन कहीं और बाहर से है, अच्छा ये हमारी जमीन लेंगे, ऐसा इनका सोचना है, जो कि गलत है। तो पहले 1970 से पहले केवल कश्मीरी या वहां के लोग जमीन खरीद पाते थे, वहां के लोगों को नौकरियां मिलती थी गवर्नमेंट की। अब इनको लग रहा है अच्छा ये लोग आके हमारी जमीन हट जाएंगे, ये लोग हमारी जो रिजर्वेशन हमको था नौकरी का हमें मिलेगा, हम इनको डरा के भगा दें। देखिए, अगर हम अपनी हिफाजत सिक्योरिटी देख के वहां से शिफ्ट हो जाए तो हम हार जाएंगे। तो मेरी दरखास्त है लोगों से, इनके आगे ये डरपोक हैं, ये लोग कायर हैं, इनके कोई असूल नहीं है, लेकिन उनसे डरना नहीं है, डट के मुकाबला करना है। और उनके इनसे डट के मुकाबला करने का तरीका यह है कि आप डटे रहो, आप डटे रहो, सिक्योरिटी एजेंसी पे भरोसा रखो, वो आपकी हिफाजत करेंगी। और लेकिन जिस तरह से टारगेट किलिंग के साथ, इस ट्रेंड के साथ वहां पर दहशत फैलाई जा रही है, ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि अब इसी टारगेट किलिंग के खिलाफ स्ट्राइक कब होगी, कैसे होगी? एलन राव साहब जी देखिए, ये जो मैं आई फुल्ली एग्री विद डॉक्टर मोहम्मद अली जी, मेजर साहब, जो सही कहा कि डरना नहीं है। बुज़दिल हैं ये लोग, जो कायर हैं वो ये इस प्रकार की टारगेटिंग किलिंग करते हैं और ऐसे ही बम ब्लास्ट करते हैं। इनसे हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस बिल्कुल नहीं, डर भी नहीं रहे और डरेंगे भी नहीं, ये उनको अच्छे से मालूम है और उनको मुंह तोड़ जवाब मिल रहा है। और अभी भी जैसे एनकाउंटर हुआ था वहां पे इनके लोग भी मारे गए हैं, नो डाउट इन्होंने हमारे आदमी मारे हैं, लेकिन ये तो एक लड़ाई है जो चलती रहेगी और इस लड़ाई में हम जीतेंगे, ये भी इनको मालूम है। लेकिन ये अपने नाकाम इरादों से बाज नहीं आ रहे हैं। खासतौर से जब से सरकार बनी है, हमारी केंद्र में सरकार बनी, तब से इनको और ज्यादा मिर्चें लग रही हैं। और एक और बात बता दूं, अभी रिसेंटली जो JNK में जो गवर्नमेंट बनी है उसका भी कुछ ना कुछ इसमें डेफिनेटली कोई न कोई इफेक्ट रहेगा, क्योंकि वहां भी NC और कांग्रेस की सरकार जो भी बन के आ रही है, हो सकता है वहां से जो उग्रवादियों के मंसूबे हैं, वहां के लोकल लेवल के जो टेररिस्ट हैं, ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, उनका कोई मंसूबा ये रहा होगा कि देखिए हम अब कार्रवाई करेंगे, क्योंकि शुरू से ये NC और दूसरी लोगों के सपोर्ट में रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि हमारी देश की इंटेलिजेंस एजेंसी, सिक्योरिटी फोर्सेस मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम है और ये जल्द ही जो भी ये कार्रवाई करेंगे उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और इनको रेप्लिकेशंस यानी कि उनको रिटेलिएशंस, इसके साथ साथ इनको जवाब मिलेगा। और ये अपने मंसूबों में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। आपने बिल्कुल सही कहा, ये अपने मंसूबों में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे, नापाक इरादों में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। और कुल मिलाकर डरना नहीं है, डट कर रहना है। लेकिन ऐसे में इस संघर्ष के दौरान कितने बेकसूर मारे जाएंगे, सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। साथ ही साथ आतंकिस्तान का हाथ इसमें है, हमको पता है, लेकिन दूसरी तरफ वो डायलॉग डिलीवरी की बात करता है, टेबल टॉक की बात करता है और आतंक को भी रोकने को तैयार नहीं होता है। ऐसे में इसका क्या इलाज नजर आता है सर? आतंकिस्तान का क्या इलाज हो? शिल्पा जी देखिए, ये तो इनकी कभी से इनकी ये रही है कि मतलब मीठा भी बोलेंगे, उधर से बातचीत की बात भी करेंगे, उग्रवादी एक्टिविटीज भी करेंगे। हाँ। लेकिन हमारी सरकार में हमेशा साफ कर दिया गया है, टॉक्स तब होंगी जब आप एक्टिविटीज बंद करेंगे, हमारे खिलाफ जो कार्रवाई है उसको बंद करेंगे, तभी टॉक्स संभव है। इसके अलावा कोई ये नहीं है कि आप उग्रवादी की एक्टिविटीज भी करते हैं, बातचीत कभी नहीं हो सकता, इनको ये मालूम है। और ये आज की बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है कि ये इस प्रकार से मीठा बनकर और हमेशा हमारे देश की शांति और व्यवस्था को भंग करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये कामयाब हो नहीं सकते, कभी भी नहीं होंगे। और इनको हमारी फौजें, सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस, जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस, दिल्ली की पुलिस, NIA, इनको बार बार इनको रगड़ा लगा रही है और रगड़ा लगाते रहेंगे और इनको ये सबक मिलता रहेगा। नो डाउट इसमें हमारे आदमी मारे जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और देखिए, कश्मीर में नई सरकार के गठन के बाद फारूक अब्दुल्ला ने भी सामने से आकर कह दिया है कि पाकिस्तान को ये सब कुछ बंद करना पड़ेगा, वरना अच्छे नतीजे नहीं होंगे, पाकिस्तान को फिर भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। चलिए, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, इसी बीच बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का।
गृह मंत्रालय ने सिविल एविएशन सिक्योरिटी से रिपोर्ट मांगी है। 7 दिनों के अंदर 90 विमानों को बम की जो धमकियां मिली, इसको लेकर रिपोर्ट तलब की गई है। रविवार को 25 से ज्यादा फ्लाइट्स को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। शनिवार की बात करें तो शनिवार को भी 30 से ज्यादा विमानों को धमकी मिली थी। इन धमकियों की वजह से अब तक इस वजह से 200 करोड़ का नुकसान हुआ है। क्यों? क्योंकि धमकी के बाद जो विमान होते हैं उन्हें रोका जाता है, उनमें जांच पड़ताल की जाती है, बाकायदा पूरी प्रॉपर चेकिंग होती है। इस वजह से 200 करोड़ का नुकसान झेलना पड़ रहा है। कुल मिलाकर गृह मंत्रालय ने सिविल एविएशन सिक्योरिटी से इस बाबत रिपोर्ट भी तलब की है, रिपोर्ट मांगी गई है। 7 दिनों में 90 विमानों को बम की धमकियां मिलने का यह मामला कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। 200 करोड़ से ज्यादा का इससे नुकसान हुआ है। रविवार को 25 से ज्यादा फ्लाइट्स को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी और इस पर चर्चा करेंगे, आगे बढ़ेंगे चर्चा में। अली शाह साहब, ये क्या है? बम से उड़ाने की धमकी देना, उसके बाद अफरा तफरी का माहौल पैदा हो जाना, दहशत का माहौल पैदा हो जाना, और इस चक्कर में करोड़ों का नुकसान हो रहा है। इस चक्कर में कहीं ना कहीं लोगों के जहन में एक वो दहशत क्रिएट हो रही है। यही मकसद इन आतंकियों का? जी शिल्पा जी, पहली बात तो मैं एलन राव साहब की बात से 100% 100% सहमत हूँ। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया इन्होंने। अब मैं आपको क्या मकसद है इन उग्रवादियों का, आपको मैं एक बड़ा ही मजाहिया 1 मिनट में किस्सा सुनाता हूं। मैं, ये असली किस्सा है ये सन 2003 की बात है। हम लोग ऑपरेट कर रहे थे जम्मू कश्मीर में, बिल्कुल जैसे हमला हुआ है ना कल रात को, बिल्कुल वैसा ही हमला हुआ था तब 2003 में। हाँ। तो हमारी फौज ने, मेरे साथियों ने कॉर्डन डाला पूरा, और कॉर्डन डाल के अब काफी ढूंढा, छानबीन करी। ये लोग भाग गए, शायद मिले नहीं थे। फिर बड़ी मुश्किल से कुछ एक मोबाइल व्हीकल चेक पोस्ट होती है, उसको कहते हैं एमबीसीपी। एमबीसीपी ने कुछ लोगों को रोका। जब रोका, वो थी खवातीन, महिलाएं, मगर कुछ था उनके बारे में, कुछ शक पैदा हुआ। तो लेडी पुलिस थी रात में, लेडी पुलिस ने भी चेक किया। तब क्या देखा? अब आप सुनिए मजाहिया बात। देखा कि वो खवातीन लेडीज नहीं थे। अच्छा। वो थे वो मिलिटेंट, वो उग्रवादी। हाँ। जो लड़की औरतों का भेष बदलकर वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है। उन्होंने लड़कियों की, महिलाओं के सलवार सूट पहन लिए, हाथों में चूड़ियां डाल दी, आप यकीन मानेंगे। और इस तरीके से वो भागने की कोशिश कर रहे थे। अरे अगर उनका भी मकसद है तो आओ, अगर हिम्मत है तो मेजर आपने मोहम्मद मकसद अली का यहाँ शाह पर जिक्र किया। एलन राव साहब, विमानों को बम से उड़ाने की धमकी देने के पीछे की क्या मंशा नजर आती है, क्या मकसद नजर आता है? हालांकि ये सिर्फ धमकियां ही दिखाई देती है, धमकियों तक ये सीमित रह जाता है, लेकिन क्या ये करने का प्रयास किया जा रहा है कि इनिशियल लेवल पर अलर्टनेस दिखाई जाएगी, उसके बाद इसे मात्र धमकी समझकर हल्के में ले लिया जाएगा? और क्या इसी ताक के इंतजार में आतंकी बैठे हुए हैं? देखिए शिल्पा जी, कभी भी जब भी विमान में बम होने की इत्तला आती है, यानी कि इंफॉर्मेशन मिलती है, कोई भी उसको लाइटली ले नहीं सकता। क्योंकि अगर वास्तव में कोई इंफॉर्मेशन सही हुई तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, बहुत ज्यादा यात्रियों की डेथ हो सकती है, और नुकसान वैसे तो प्रॉपर्टी का तो होगा ही होगा। लेकिन इसको हमने कभी भी हल्के में लिया नहीं, लेकिन आज तक का रिकॉर्ड भी रहा कि किसी बम कॉल में कभी कोई बम मिला भी नहीं है, इसमें भी कोई दो राज नहीं है। तो इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये लग रहा है, एक तो इनका ऑपरेशन, जैसे आप बता रहे हो 200 करोड़ का नुकसान हो गया, ये ऑपरेशन या तो बंद हो जाए या रुक जाए थोड़ी देर के लिए, और दूसरा लोगों के दिमाग में भी दहशत बढ़े। और जो भी यात्री होती है और यात्रियों के रिलेटिव्स होते हैं जो घरों में बैठे हैं, वो भी देखेंगे कि ऐसा सुनेंगे ना ये बात, तो उनको लगेगा कि वास्तव में कोई कुछ भी हो सकता है। तो एक प्रकार से साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी करने की कोशिश कर रहे हैं जो भी धमकी दे रहे हैं उनको। लेकिन हाँ, धमकी देने वाली जो बात है उसकी इन्वेस्टिगेशन होती रहती है, और मैक्सिमम केसेज में ये आदमी पकड़े जाते हैं। इसी प्रकार से जो एक्टिविटीज करते हैं, जो बॉम्ब ब्लास्ट की एक्टिविटीज करते हैं, मैं समझता हूँ दिल्ली में आज तक कोई ऐसा केस बचा नहीं है जिसमें वर्कआउट ना हो, यानी पकड़े ना गए हों। लेकिन इस साइकोलॉजिकल गेम के थ्रू आतंकियों को 2 कामयाबी जरूर मिल रही है। पहली कामयाबी ये कि लोगों के जहन में दहशत पैदा कर रहे हैं, दूसरी कामयाबी ये कि इकोनॉमिकली वो डैमेज पहुंचा रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं। ये इनका बिल्कुल मकसद इनका यही है कि ये दो पार पे तो सक्सेस मिल रहा है। हमारा नुकसान हो रहा है, फाइनेंशियली हमारा नुकसान हो रहा है, हमारी एयरलाइंस का नुकसान हो रहा है, हमारे और दूसरे लोगों का नुकसान हो रहा है, और साइकोलॉजिकली लोगों के दिमाग में ये बैठ रहा है, डर बैठ रहा है।
भले ही हम कितना ही कहें कि हम बिल्कुल ये करेंगे, उनको जवाब देंगे, ये करेंगे, लेकिन अगर आम पब्लिक की दिमाग की बात करे जाए तो वो इस प्रकार से कहीं ना कहीं दिमाग में उनके रहती है ना कि ठीक ये है। क्या माहौल हो रहा है, टेररिस्ट कभी भी कहीं भी हो सकता है, रेल भी सुरक्षा नहीं है, रेल के ट्रैक पे भी आपने देखा हो कितनी बार कोशिश की है, कहीं सिलेंडर मिल रहा है, कहीं लकड़ी के गड्ढे मिल बिल्कुल। रहे हैं। तो ये सारे की सारी मिला के अगर सब देखा जाए तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं ऐसी साजिश चल रही है हमारे देश में, लोगों को डराने के लिए, उनको साइकोलॉजिकली डाउन करने के लिए ये कोशिश की जा रही है। और उन सब कोशिशों का यही एक फाइनल नतीजा यह है कि हमारी सरकार, हमारी राज्य सरकारें, हमारी रेल मंत्रालय, हमारी एविएशन सभी मिलकर और ठीक हमारी है। सभी सिक्योरिटी फोर्सेस मिलकर उनका डटकर मुकाबला करेंगे डटकर और करते मुकाबला रहेंगे। करे और मुंह तोड़ जवाब दे। लेकिन ऐसे में सवाल खड़ा होता है, जिस तरह से कश्मीर के अंदर अली शाह साहब 7 लोगों की मौत हुई है, ऐसे में क्या अब 7 के बदले 70 मौतें होनी चाहिए? ये स्ट्राइक होनी चाहिए ताकि आतंकिस्तान को उसकी औकात याद दिलाई जाए। जी देखिए, मैं मानता हूं कि बहुत ही खराब बात हुई है, लेकिन जी हाँ, सर्जिकल स्ट्राइक तो डेफिनेटली पाकिस्तान डिजर्व करता है। एक मुंह तोड़ जवाब, मुंह तोड़ जवाब। जैसे इन्होंने 2019 में हमारे पुलवामा में हमारे बहादुर सीआरपीएफ के नौजवान मार दिए थे, हमने मुंह तोड़ जवाब दिया था। हमने सर्जिकल स्ट्राइक तो कर सके, हमने एयर स्ट्राइक भी किया। ईरान ने इनके घर के अंदर घुस के मारा इनको। तो ये लोग बेसिकली हैं बेशरम और बेसिकली हैं डरपोक। सर्जिकल स्ट्राइक तो होनी चाहिए। ये नहीं कि 7 मारे तो 70 मारेंगे, नहीं। हमको एक तो प्रिवेंट करना चाहिए, प्रिएम्प्ट करना चाहिए कि आइंदा से ऐसे कोई घटना ना घटे। क्योंकि मेक एन एग्जांपल आउट ऑफ देम। ठीक है। ये ऐसा किया है, इन्होंने कार्रवाई करी है। अब इनको, हमको अभी वक्त आ गया है, वाकई में अभी वाकई में वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को सबक सिखाना ही होगा और एक ऐसा दुरुस्त नमूना दुनिया के आगे पेश करना होगा कि भाई हमारे तरफ जो नापाक नजरें लगा के देखेगा उसका हम ये हशर करने वाले हैं, जो उनको सपोर्ट करेगा उसका भी यही हशर होएगा। तो बेसिकली आप जब जब और कुल मिलाकर भारत की तरफ से पाकिस्तान की ऐसी तमाम कायराना करतूतों का मुंहतोड़ जवाब दिए जाने का इंतजार है। और देखिए, पाकिस्तान इतना बौखलाया भी हुआ है इसलिए क्योंकि धारा 370 हट गई कश्मीर से, वो कुछ नहीं कर पाया। कश्मीर के अंदर आतंकी हमलों को कम किया गया, तब वो कुछ नहीं कर पाया। कश्मीर के अंदर बाकायदा शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न करवा दिया गया, तब पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया। और अब नई सरकार का गठन भी हो गया, तब भी पाकिस्तान कुछ नहीं कर पा रहा है। इसलिए बौखलाहट में इस साजिश को वहां पर अंजाम दिया जा रहा है। पाकिस्तान में बैठे आका बाकायदा यहां पर अपने स्लीपर सेल्स को इंस्ट्रक्शंस देते हुए, और टीआरएफ ने तो बाकायदा सामने से आकर इस हमले की जिम्मेदारी भी ली है। ऐसे में बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता हुआ कि अब भारत पाकिस्तान को, आतंकिस्तान को किस तरीके से, किस अंदाज में सबक सिखाने वाला है, किस तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया जाने वाला है, इंतजार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अली शाह साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। एलन राव साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए, इस पूरी चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। चलिए, इस बीच बात बड़ी खबर की करेंगे। गृह मंत्रालय ने जिस तरह से सिविल एविएशन सिक्योरिटी से रिपोर्ट मांगी है, अब इंतजार है कि इस रिपोर्ट में क्या कुछ कहा जाता है। 7 दिनों में 90 विमानों को बम की धमकियां मिलने का ये मामला अब लगातार गंभीर होता हुआ, तूल पकड़ता हुआ, क्योंकि किसी भी धमकी को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। क्या रिपोर्ट आएगी, नजर बनी रहेगी। फिलहाल मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।